अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ प्लस। आइए सबसे पहले आज के अहम मामलात का खुलासा देखते हैं। कल पाकिस्तान के 13वें सदर का इंतखाब हो जाएगा। 2 अपोजिशन और 1 हुकूमती उम्मीदवार दौड़ में शामिल है। जायजा लेंगे कि कौन कितने वोट ले सकता है और कौन किस बुनियाद पर सदर मुंतखब हो सकता है। न्यूज़ प्लस में देखिए एक दिलचस्प तज्जिया। तकसीम हुई अपोजिशन के मुनक़सिम होने की असल वजूहात क्या है? क्या अनाओं की तकरार है, कोई बड़ी मजबूरी है या फिर सियासी बसीरतों का फुकदान है? सदारती उम्मीदवार के लिए अपोजिशन इकट्ठी क्यों ना हो सकी? क्या सिर्फ एहतजाज एहसन से किया हुआ वादा ही असल वजह तो नहीं? माइक पॉम्पियो के दौरा पाकिस्तान से पहले ही अमेरिका ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फैसलाकुन कार्रवाई में नाकामी पर इल्जाम लगाकर $30 करोड़ की फौजी इमदाद रोक दी। पाक अमेरिका ताल्लुकात बद से बदतरीन क्यों हो रहे हैं? पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में गर्दशी कर्जों का हजम 11 खरब रुपए से तजावुज कर गया। वजूहात क्या है? कमेटी तो बन गई, असल मामला तो ये है कि ये गर्दशी कर्जे खत्म कैसे होंगे। सिर्फ पावर नहीं, गैस सेक्टर में भी गर्दशी कर्जों की नई आवाज चल निकली है। कल पाकिस्तान के 13वें सदर का इंतखाब हो जाएगा, लेकिन इसके बारे में हम देख रहे हैं कि ऐसा माजी में कम ही हुआ, लेकिन अपोजिशन मुत्तहिद नहीं हुई। अपोजिशन अभी तक अलग अलग है 2 हिस्सों में, यानी 2 उम्मीदवार हैं उनके। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो ये सोच रही है कि अपने किसी इत्तेहादी के साथ या आज़ाद उम्मीदवारों के साथ अपना सदर मुंतखब करने की पोजीशन में है। मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद कैंडिडेट हैं, वो अपने इत्तेहादियों के साथ सदर बनने की पोजीशन में दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ज़ाहिर है अब वो गवर्नमेंट में है, फेडरल गवर्नमेंट में है, तो वो भी अपने तय पूरा जोर लगा रही है। सदारती इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है, कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि जो इस वक्त हमारा इलेक्टोरल कॉलेज बन रहा है और इसमें जो वोटों की तादाद है किस किस की कितनी है, 706 वोटों पर मुश्तमिल है। सेनेट, कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों के वोट शामिल होते हैं, यानी 6 सेट्स के ऊपर 4 सूबाई असम्बली, सेनेट और कौमी, उसका इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। पार्टी पोजीशन के मुताबिक हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 251 है। इत्तेहादी जमातें हैं जैसे कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, उसके 28 हैं। MQM के हम देखते हैं कि 20 वोट बनते हैं। BNP के 14 हैं, GDA के 9 और मुस्लिम लीग काफ के 6 और BNP अवामी के 3, जबकि जमहूरी वतन पार्टी के 2 और अवामी मुस्लिम लीग और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी का 1-1 वोट है। यूँ अगर तमाम वोटों को मिला लें तो जो फॉर्मूला बन रहा है तहरीक इंसाफ का 335 के स्कोर के साथ सबसे बड़ी पार्टी नजर आ रही है। इसके ऊपर कुछ उबहाम है, मुख्तलिफ फिगर्स आ रही हैं, जरा इस पर बात करनी है हमने। फिर दूसरी तरफ 2 ग्रुप्स हैं, वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो इत्तेहादी हैं और हिमायत याफ्ता हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब है। तो जो मुस्लिम लीग नून है उसके अरकान की कुल तादाद 144 है। मुत्तहिदा मजलिस अमल के 40 वोट हैं, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद का यह दावा है कि उसे पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, ANP और नेशनल पार्टी की हिमायत भी हासिल है। और पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी के अरकान की तादाद 14 है, ANP के पास 10 है और नेशनल पार्टी के 5 अरकान है। तो यूं पीपल्स पार्टी को अगर माइनस कर दें और मुस्लिम लीग नून का इन इत्तेहादियों के साथ इत्तेहाद बनाए तो नून लीग के जो हिमायत याफ्ता मौलाना फजलुर रहमान है उनके 211 वोट बन सकते हैं। ये एक कैलकुलेशन आती। क्या इसमें भी उबाम है? इस पर भी बात करनी है। फिर जरा तीसरी पोजीशन पर आते हैं कि दूसरी जो बड़ी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन की, 116 अरकान है और आज़ाद अरकान की तादाद 22 है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का 1 वोट है। पीपल्स पार्टी के एतजाज हसन को पार्टी के अलावा कितने वोट मिलते हैं ये अभी तक एक सवालिया निशान है, ये क्लियर नहीं है। जो मौजूदा इलेक्टोरल कॉलेज है उसके मुताबिक 669 अरकान सदारती इंतखाबात में वोट पोल कर सकेंगे, जबकि सादा अक्सरियत के लिए 341 वोट बनते हैं और मौजूदा सूरत हाल में PTI हदफ के काफ़ी करीब नजर आ रही है। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून समेत अपोजिशन इत्तेहाद और पीपल्स पार्टी मुतफिक्का उम्मीदवार ले आए, ये जो डेडलॉक है ये कल तक अगर टूट जाए, और जो लग रहा है कि अगर विड्रॉ करना पड़ा तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लियर स्टांस ले लिया है कि एतजाज हसन साहब को विड्रॉ नहीं, तो स्कोर जो है वो 327 बन सकता है और इस सूरत में कांटे के मुकाबले का इम्कान है, ट्विस्टिंग भी हो सकती है। क्या फॉर्मूला बन सकता है, इसके लिए बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी फैयाज राजा साहब हमें कर चुके हैं। फैयाज राजा साहब, पहले तो ये तीनों पोजीशन जो बन रही है
एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक तरफ मुस्लिम लीग नून और उनके हिमायत याफ्ता मौलाना फजलुर रहमान ये ग्रुप, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये जो फिगर्स हमने बताई हैं, जाहिर है मेरे उभाम हो सकता है गलत आप रिपोर्टिंग करते हैं, क्या ये ठीक है या क्या आपके मुताबिक क्या बन रही है? देखिए, इसमें जो सबसे बेसिक और बुनियादी जो चीज़ जो सबसे पहले समझने की है वो ये है कि नंबर ऑफ़ वोट्स और इलेक्टोरल कॉलेज दो अलग चीज़ें हैं। इस वक्त जो है वो 6 जो ऐवान है पाकिस्तान की, कौमी असम्बली, सेनेट और 4 जो सूबाई असम्बली हैं, यहाँ पे जो कुल अरकान की तादाद है वो 1174 है। 1174, यानी आइडियल सिचुएशन ये है कि 1174 हों, लेकिन 1174 अभी मौजूद नहीं है, क्योंकि इन 6 ऐवानों के अंदर जो 53 सीटें हैं 53 वो खाली हैं। इस तरह से अरकान की जो तादाद है जो वोट डालेंगे वो 1121 है। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह जो इलेक्टोरल कॉलेज की जो आइडियल सिचुएशन है कि अगर 1174 अरकान वोट डालें तो वो 706 के करीब जो वो वोट बनेंगे, लेकिन अब क्योंकि 53 अरकान कम है, हाँ। तो अब जो नंबर ऑफ वोट्स उस फार्मूले के बाद जो हमारे पास सामने आएंगे वो 706 नहीं रहेंगे। ठीक है। वो 670 से 676 के दरमियान रहेंगे। उसकी रीज़न ये है क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर जो पॉइंट्स का जो फिगर है, बिल्कुल उसमें ये है क्योंकि जैसे पंजाब में 371 सीटें हैं, लेकिन वहाँ पे 17 खाली हैं, 354 लोग वोट डालेंगे। ठीक है। इसी तरह बलूचिस्तान में फॉर्मूला जो है जो मौजूदा अरकान होते हैं उसके मुताबिक बनता है या टोटल के ऊपर बनता है? देखिए, उसमें जो हासिल करदा वोट का जो मल्टीप्लाई है वो तो टोटल के साथ ही होगा, लेकिन जो लोग वोट डालेंगे वो तो डेफिनेटली उतने नहीं हैं। अब अगर 65 लोग हैं कौमी बलूचिस्तान असम्बली में, लेकिन वहाँ पे अभी 60 लोग हैं। ठीक है। तो 60 लोग वोट करेंगे, उन्हीं के हिसाब से फार्मूला बनेगा। मेरा मतलब पंजाब और सिंध का है जिसमें पॉइंट्स में है। जी जी, तो बिल्कुल इसी तरह जो बाकी जो तीनों सूबे हैं ना, वहाँ पे भी जो वोट निकलेंगे आकर इन 65 को मल्टीप्लाई करने के बाद वो 60 और 61 के दरमियान होंगे, क्योंकि चारों असम्बलियों को उन्होंने एक तरह से डील करना है। और यही जो है वो सदारती जो इंतखाबात, इनका मकसद भी यही है कि जो सबसे छोटी असम्बली है, क्योंकि ये जो सदारती इलेक्शन है वो ममलिकत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सदर जो है वो पूरी रियासत का नुमाइंदा है, तो वहाँ पे तमाम लोगों की जो नुमाइंदगी है वो बराबर होगी। तो इस सूरत में ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है ये 670 से 676 के करीब जो है वो बन रहा है। और वो जो गोल्डन फिगर है, जैसा कि अगर 2 उम्मीदवार हों तो 706 में से अगर उन्होंने 354 या 353 वोट लेने हैं, तो अभी अगर 1-to-1 मुकाबला होता है तो तकरीबन 337 338 जो उम्मीदवार वोट लेता है वो आसानी से ये इलेक्शन। अच्छा, मुझे जरा एक एक बताएं हमारे नाज़रीन के लिए कि अगर पीटीआई है वो अपने इत्तेहादियों के साथ कितने वोट हासिल करने की पोजीशन में इस वक्त? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर हम सेनेट से अगर शुरू करें तो सेनेट में उनके अपने इत्तेहादियों के साथ मिला के तकरीबन 30 के करीब उनके वोट बनते हैं, जिसमें से 12 उनके अपने अरकान हैं, 4 जो है आज़ाद वहाँ पे चले गए थे। फिर वहाँ पे एमकेएम के जो हैं वो 5 लोग हैं। टोटल कितनी फिगर बन रही है? इनकी जो टोटल फिगर है वो तकरीबन 338 से 342 के दरमियान जो वोट्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आरिफ अलवी हैं वो ले सकते हैं, इस सूरत में कि अगर उनके तमाम तर इत्तेहादी उन्हें वोट दें। ठीक है। और सब वोट कास्ट भी करें। हाँ, सब वोट कास्ट भी करें और कैंसिल ना हो इसमें। हाँ, कैंसिल ना हो। ठीक है। दूसरी तरफ जो है वो अगर फजलुर रहमान साहब की बात की जाए तो उनको अगर तमाम उनकी इत्तेहादी जमातें, जैसा कि ये मुस्लिम लीग नून की बात करें। जी जी, मुस्लिम लीग नून के जो या फजलुर रहमान साहब, ठीक है जी, अगर उनको पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम सियासी जमातें अगर उनको वोट करती हैं, अगरचे ये सुनने में आ रहा है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी का ये दावा है कि एएनपी ने उन्हें कह रखा है कि वो उन्हें सपोर्ट उनकी तरफ से टिल्ट ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद अगर पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम अपोजिशन जमातें मौलाना फजलुर रहमान को वोट करती हैं तो वो 205 से 210 के करीब वोट जो है वो ले सकते हैं। अगर एतजाज साहब की बात की जाए तो वहाँ पे क्योंकि सिर्फ पीपल्स पार्टी का वोट है कि वही जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो इन्हें वोट करेंगे, लेकिन आज़ाद भी तो साथ में। जी जी, बिल्कुल उनकी तरफ भी आते हैं। एतजाज साहब के जो अपनी पार्टी के वोट बनते हैं वो तकरीबन 110 से 115 के दरमियान बनते हैं, 6 के 6 ऐवानों से। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो सेनेट में 4 हैं, कौमी असम्बली में 4 हैं, यहाँ उनके पास पूरा वोट है। ठीक है। लेकिन बलूचिस्तान असम्बली के अलावा बाकी मेंबरान जितने उनका पूरा एक वोट नहीं है, तो इसलिए वो जो कैलकुलेशन निकालते हैं वो तरीके लबैक पाकिस्तान का 1 वोट बनता है। ठीक है। और इसी तरह जो हज़ारा, क्योंकि उनकी नुमाइंदगी जो है वो बलूचिस्तान में 1 वोट बनता है, उनके अलावा 10 वोट हैं बाकी तीनों सूबाई। अब ये जो 10 लोग हैं, 10 जो वोट है ये किस तरफ जाते हैं ये कहना कबल अज़ वक्त है। ये 10 वोट उस सूरत में ज़्यादा डिसिसिव हो सकते थे कि अगर ये मुकाबला यानी इस वक्त जो पोजीशन बनी हुई है जिसमें ऑपोजिशन मुनकसिम है, अपनी अपनी जगह पर है, तो इस वक्त फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल ऐसा ही बज़ाहिर, तो बिल्कुल ऐसी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फैयाज राजा साहब। बड़ी डिटेल में इनकी रिपोर्ट भी डॉन न्यूज़ में छपी, बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट है, वो ज़रूर पढ़िए आप। लेकिन हम जब कहते हैं सियासत की बात करते हैं तो सियासत जो है वो नामुमकिन को मुमकिनात के दायरे में लाने का एक फ़न है। यहाँ कुछ भी हतमी नहीं होता है, मगर इस काम के लिए अक्सर कई समझौते भी करने पड़ते हैं। बाज़ ये समझौते गले का तौक भी बन जाते हैं, मगर जो ज़ीरक सियासी खिलाड़ी है वो वही करार पाते हैं जो आजमाइशों में से गुजरते हुए नए रास्ते निकाल लेते हैं।
हमने माजी में ऐसी कई मिसालें देखी, बहुत मुश्किल हालात आप गुज़िश्ता 10 सालों में पाकिस्तान ने देखे और डामाडोल सिचुएशन देखी गवर्नमेंट की कि किसी भी वक्त वो गिर सकती थी, लेकिन हालात को संभाला देते रहे किसी ना किसी तरह से सियासी तदब्बुर। अब धांधलियों के खिलाफ बनने वाला जो अपोजिशन था, वो सबसे ताकतवर इत्तेहाद इस वक्त आजमाइश की घड़ियों में घुसा हुआ है और उसकी वजह यह है कि जो अपोजिशन है वो तकसीम हो गई है। सबसे पहले सवाल ये उठ रहा है कि अपोजिशन तकसीम क्यों हुई है। तो जो इसकी ऑप्शंस बनती हैं वो ये है कि कहीं अनाओं की कोई तकरार तो नहीं है, अनापरस्ती तो नहीं है, लेकिन जो सियासतदानों का ये गठजोड़ अपोजिशन का नजर आ रहा है, ये बहुत सीनियर सियासतदानों का, बड़ी पुरानी पार्टीज हैं, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि कहीं पर कोई अना नजर आए। क्या दूसरी ऑप्शन ये आती है कि क्या कहीं कोई बड़ी मजबूरी तो नहीं है। अब जब मजबूरियों की बात करते हैं तो शायद सियासी मजबूरी हो, शायद कोई लीगल मजबूरी हो, या शायद कोई और मजबूरी हो जो रिपोर्ट नहीं हो पा रही है, या फिर कहीं पर सियासी बसीरतों का सवाल है, यानी वो कैलकुलेशंस नहीं बन पाई है। जब हम अब ग्रुप्स में बैठते हैं, जब हम तज्जियाकारों के ग्रुप्स में बैठते हैं, तो यहाँ सियासी बसीरतों का फैक्टर और जो अनाओं की तकरार है वो ज़रा कम लग रही है। मजबूरियों का मामला कुछ ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमने ज़रा बात करनी है आज के असल में वो क्या मजबूरियां हैं या वो क्या वजूहात हैं जो सदारती इलेक्शन के ऊपर एक मुत्तफिक नहीं हो सकी अपोजिशन, और क्या ये जो मुनकसिम होना है पार्टी अपोजिशन का, या ये तकसीम है, क्या ये सिर्फ सदारती इलेक्शन तक ही महदूद है, उसके बाद ये सब इकट्ठे होने वाले हैं? क्योंकि मुलाकातें तो बहरहाल हो रही हैं। जहां पर नून लीग के शहबाज शरीफ साहब सदर हैं, इनका और आसिफ अली जरदारी साहब का क्लैश सबको पता है कि वो मिलते नहीं है, इकट्ठे नहीं होते। गो के पार्लियामेंट के अंदर जो सलाम हुई, जो बातें हुई, वो अपनी जगह पर है। तो ये जो सारा सिनेरियो बन रहा है अपोजिशन की तरफ से, ये मुनकसिम हुई क्यों, कब तक मुनकसिम रहेगी, इत्तेहाद की पेशरफ कैसे हो सकती है, और कल तक जब तक इलेक्शन वोट कास्ट होना है, क्या इस रात के अंधेरे में या रातों रात कुछ चेंज हो सकती है? इसके लिए बात करने और इस सारे मामले पर हम सियासतदानों के ऊपर, इनके करियर के ऊपर गहरी नजर रखने वाले, इनके करियर को बनते हुए देखा, अब कई दहाइयों का तजर्बा है, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार राना ताहिर महमूद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा से रहनुमाई फरमाते हैं, आपके तजुर्बे का हम फ़ायदा लेते हैं। अब इस सारी ऑपोजिशन को, गवर्नमेंट को तो जरा साइड पे कर देते हैं, इसमें बहुत सारे पॉलिटिशियन नए भी हैं। पूरी ऑपोजिशन में हम देखते हैं कि बहुत सारे पुराने सियासतदान हैं, तदब्बुर वाले सियासतदान हैं, मंजे हुए सियासतदान हैं, सियासी बसीरतों वाले सियासतदान हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझाएं कि आपकी तज्जिए के मुताबिक क्या लगता है, क्यों ये मुनकसिम हुई, तकसीम क्यों हुई ऑपोजिशन? देखें मुर्तज़ा साहब, पहली बात तो ये है कि ऑपोजिशन मुत्तहिद किस दिन हुई है। जी भी क्वेश्चन, जो नाम नेहाद अलायंस बनाया गया सो कॉल्ड इंतखाबी धांधलियों के हवाले से, उसमें एक दिन भी आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो उसकी अजलास में नहीं आए, गैर हाज़िरी है जो उनकी। उससे पीपल्स पार्टी की संजीदगी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो इस अलायंस को कितनी अहमियत देते। ठीक है, लेकिन दूसरी बात जो आपने की, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक कठपुतली सदर हैं मुस्लिम लीग नून के। ठीक है, मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियाँ आज भी अडयाला जेल में तैयार होती हैं। सही है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी इत्तेजाज़ एहसन के नाम पर इत्तफाक नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून मौलाना फजल रहमान साहब को सामने ले आई। सही है। आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो माजी में भी मुफाहमत करते रहे हैं, आइंदा भी वो किसी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ चलकर पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा? ठीक है, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ चलकर नून लीग को क्या मिलेगा? देखिए ना, नून लीग को तो बहुत कुछ मिल जाएगा कि अगर अपोजिशन इकट्ठी होती है तो शोर शराबे में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। सर मेरा सवाल यही है, मेरा सवाल यहीं पर है कि अगर आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उन इजलास में गैर हाजिर रहते हैं, उसके पीछे वजूहात क्या है? ऐसा नहीं है कि जो पहले 10 साल मुफाहमत करने वाले अफराद जो हैं वो अब आकर बिल्कुल साइड पर हो जाएं और वो साथ ना दें, इसकी वजह क्या है? देखिए उसकी वजह यह है कि अभी FIA में जब पेशी के लिए गए जरदारी साहब, तो वहाँ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये वो मुकदमात हैं जो नवाज शरीफ ने बनाए। बिल्कुल ठीक है, यानी कि वो एक क्लैश तो ये हो गया, समझ आती है। ये हकीकत है कि जरदारी साहब और बेनज़ीर साहिबा के खिलाफ जो केसेस बने थे वो सारे ज़्यादातर नवाज शरीफ के दौर में ही बने थे और चले आ रहे हैं। लेकिन सर वो इशारा ये भी तो देते हैं कि एतजाज़ साहब के मुकाबले में मौलाना साहब विथड्रॉ भी कर सकते हैं। देखिए मौलाना के साथ आसिफ जरदारी की एक अपनी दोस्ती है। ठीक है, मौलाना जो है ना वो फंसे हुए हैं इस वक्त। अच्छा, पहले तो मौलाना को ये था कि वो आसिफ जरदारी को मना लेंगे कि वो मुतफ़िका कैंडिडेट बन जाए। सही है। अब मौलाना को भी नज़र आ रहा है कि मुतफ़िका कैंडिडेट तो मैं बन नहीं सकता और हारना ही हारना है। तो मौलाना इस कोशिश में है कि वो इत्तेजाज़ एहसन साहब के हक़ में बैठ जाए।
लेकिन जिन्होंने उनको खड़ा किया है वो ही नहीं उनको अब उनको बैठने नहीं दे रहे, इसीलिए वो मुलाकात है आज। ठीक है। अब मौलाना के लिए ये बड़ा मुश्किल मरहला है कि मौलाना ने बेयक वक्त दोनों तरफ अपने मामलात सेट करने की कोशिश की, जरदारी साहब के साथ भी और नून लीग के साथ भी। सही है। तो दो कश्तियों के सवार के साथ जो कुछ होता है मौलाना के साथ वही होने। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि आने वाले दिनों में सिर्फ कल का दिन गुजरने की देर है और एक सदर मुंतखब होने की बात है, ये फिर इकट्ठे नहीं, इकट्ठे नहीं इन्होंने होना। मैं आपको बताऊं ये कभी भी इकट्ठे नहीं। पीपल्स पार्टी जो है ना वो इस निज़ाम का हिस्सा है। ठीक है। जो इस वक्त गवर्नमेंट का सिस्टम है जी, उसमें पीपल्स पार्टी एक बड़े सूबे में सिंध में उनकी हुकूमत है और उन्होंने वफाक लीग की कहीं हुकूमत ही नहीं है। बिल्कुल सही। के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी। पीपल्स पार्टी के पास तो अभी भी बहुत कुछ है। तो पीपल्स पार्टी कतई तौर पर कोई डायरेक्ट तसादम की तरफ नहीं जाएगी। ठीक है। नून लीग जो है उसके जो प्रेसिडेंट हैं आजकल वो भी अंदर खाना लगे हुए हैं कि भाई किसी तरीके से कोई मामला रफा दफा हो जाए और उन पर वो भी कहते हैं कि जी मैसेज देते हैं कि मैं ज़्यादा सख्त रवैया नहीं अपनाऊंगा। सर एक राय उभर रही है इस्लामाबाद में, जब ग्रुप्स में बैठते हैं तो ये भी होती है कि जो केसेस बने आसिफ अली जरदारी साहब, ये उनकी मजबूरी है जो इकट्ठा नहीं होने देती, या वो जो बोल्ड स्टेप लेते थे अकड़ना तो डट जाते थे कि जी अब होगा और ये उसके ऊपर डटे रहते थे, जैसे कि एतजाज़ साहब पर डटे हैं। ये उनकी मजबूरी है ऐसा? देखें बात ये है, डटने वाली कोई बात नहीं होती मुर्तज़ा साहब। ठीक है, एतजाज़ अहसन साहब भी 77 में भुट्टो साहब को छोड़ गए थे। बिल्कुल ऐसे ही है, भुट्टो साहब पे मुश्किल वक्त आया था। तो एतजाज़ बिलाशुबा मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं इस वक्त। एक जो उनका सियासी किरदार रहा है माजी में भी और बाकी भी जो मामलात हैं उस हवाले से एतजाज़ अहसन जो है ना वो बेहतरीन चॉइस है। सर इसका मतलब ये, इसका एक और मतलब ये, लेकिन वो बन नहीं सकते, ये बन नहीं सकते, कैलकुलेशंस ये कह रही हैं। नहीं, ये दोनों नहीं बनेंगे। आप देख लें, सुबह मौलाना साहब की भी छुट्टी है और एतजाज़ साहब की भी छुट्टी है। वो क्यों सर, वो कैसे? भाई मेरे सारा जो है ना ये नविश्ता दीवार है, ये पढ़ रहे हैं, ये ऐसे ही मीडिया में ज़रा आने सियासतदानों को और क्या चाहिए होता है कि डिस्कस होते रहें कि जी ये हो रहा है वो हो रहा है, 5 साल निज़ाम चलता रहे, अगले इलेक्शन की तैयारी वो आज से शुरू कर देते हैं। सही है, तो स्क्रीन पर इन रहे। ये सिर्फ पहले दिन अगर इत्तेहाद हो जाता है इनका और ये सारी अपोजिशन एतजाज़ अहसन के साथ खड़ी हो जाती तो फिर ये एक अच्छा मुकाबला बन सकता था। फिर आप कह सकते थे कि कुछ भी हो सकता, लेकिन अब अगर सुबह बैठ भी जाएंगे तो फिर भी कैलकुलेशन पूरी नहीं हो रही हैं। एतजाज़ अहसन के लिए जरदारी साहब ने अपने तजर्बे की बुनियाद पर जो गठजोड़ करना था जी वो तो रह जाएगा ना। बिल्कुल सही है, वो तो कल कुछ नहीं हो सकेगा। राइट। तो इसलिए राब्ते शाब्ते भी नहीं हो सकेंगे। सही है। तो ये कल अगर इकट्ठे भी हो जाएंगे तो तब भी जीतेंगे आरफ अलवी साहब। यानी इसका मतलब ये, वो तो क्लियर नजर आ रहा है इस वक्त जो पार्टी पोजीशन जो बन रही है, वोटों की पोजीशन बन रही है। इसका मतलब फिर ये लिया जाए कि आने वाले वक्तों में भी नून लीग एक अलग जमात और जो बाकी पार्टीज हैं ये एक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। यूं के साथ ये रहेंगे। देखिए मौलाना जो है ना उनकी दुखती राग है ये, राइट, कि वो असेंबली से बाहर हुए हैं। ठीक है, ठीक है। इसलिए मौलाना तो उनके साथ चलने की कोशिश करेंगे तावक्त कि जरदारी साहब कोई उन्हें किसी तरीके से सेनेट में ले कोई और ऐसा फार्मूला आ जाए। बाकी लीग अचकज़ई साहब और हासिल बजंजो ये इकट्ठे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फैसला कुन कार्रवाई में नाकामी पर इल्जाम लगाकर $30 करोड़ की जो फौजी इमदाद थी उसे रोक दिया है। अमेरिका ने यह इल्जाम आयद किया है कि इस्लामाबाद दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाह फराहम कर रहा है जो अफगानिस्तान में जंग कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अमेरिकी इल्जामात को कतई मुस्तरद किया है। पेंटागन के तर्जुमान ये कहते हैं कि जनूबी एशिया से मुतालिक नई हिकमत अमली में पाकिस्तान अपना फैसला कुन किरदार अदा नहीं कर सका है, इसलिए $30 करोड़ रोक दिए गए हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कांग्रेस मंजूरी देगी तो ये जो रकम है इसको दीगर अहम मंसूबों पर खर्च कर दिया जाएगा। जरा ये भी कह रहे हैं, जो तज्जिया निगार है वो कहते हैं कि अगर फौरी तौर पर पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी भी आ गई तो ये रकम फिर भी बहाल नहीं होगी और दूसरे प्रोग्राम्स में इस्तेमाल की जाएगी। साथ में ये भी बातें हो रही हैं कि अमेरिका रोकी गई रकम किसी भी दूसरे मुल्क या फिर अपनी फौज की जरूरत के लिए इस्तेमाल भी कर सकता है। ये भी तज्जियात सामने आ रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से जो रोकी गई रकम है उसका मकसद एक पैगाम है जिसमें वाशिंगटन ने यह वाज़ेह कर दिया है अगर ताल्लुकात रखने हैं तो अमेरिका के जो मुतालबात हैं उन्हें पूरा करना होगा, और यही खबरें गर्दिश कर रही हैं और इसी के पैरेलल एक नया महाज बन रहा है।
सवाल ये उठ रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की फौजी इमदाद की मद में जो दी जाने वाली रकम है वो बंद की है, इससे पाक अमेरिका रिलेशन पर क्या फर्क पड़ेगा। कहा यह जा रहा है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। क्यों हुए हैं, फैक्टर्स क्या हैं इसके पीछे। अभी हमने देखा कि ईरानी सफीर पाकिस्तान आए, रूस से ताल्लुकात भी बढ़ रहे हैं, चाइना से ताल्लुकात, तुर्की से ताल्लुकात पहले ही बेहतरीन है। ये जो ब्लॉक बन रहा है, ये जो ग्रुपिंग हो रही है अमेरिका में, इसको कैसे देखा जा रहा है, तहफ़्फ़ुज़ात क्या है। और पाकिस्तान में यहाँ ये राय बन रही है कि ईरान, तुर्की, चाइना और रूस से जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं, दरअसल जो पाकिस्तान पर अमरीकी पाबंदियां और आने वाले मजीद मुतालबात हैं, उससे जो बढ़ने वाला प्रेशर है, ये सारा ब्लॉक उसका काउंटर है। क्या ऐसा ही है? इन सवालों का जवाब लेते हैं पाक अमरीका ताल्लुकात के माहिर नवाज साहब वाशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शुजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अमरीका ने पाकिस्तान की फौजी इमदाद की मद में दी जाने वाली जो रकम है, वो जो इमदाद है, उसको बंद किया है। वजूहात क्या है शुजा साहब इसकी, और इससे पाक अमरीका ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा? पहले तो आपके दूसरे सवाल का जवाब दूं कि ये जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और अमेरिका के, ये बद से बदतर हो रहे हैं काफ़ी अरसे से। बल्कि मैं समझता हूँ कि जो संगे मील था वो 2011 में था कि बहुत हालात ख़राब हुए और उसके बाद अमेरिका की इमदाद भी कम होनी शुरू हुई। 2010-2011 में आपको याद होगा कि $4 बिलियन से ज़्यादा इमदाद और अदायगी दोनों पाकिस्तान को आ रही थी। और ये बहुत ज़रूरी है समझना और समझाना अमरीकियों को कि ये जो अदायगी है, जो कोलिशन सपोर्ट फंड्स हैं, ये इमदाद नहीं है। ये अदायगी है उन खर्चों की जो कि पाकिस्तान ने खुद पहले किए हैं अमेरिका की सपोर्ट के लिए अफगानिस्तान की जंग में जो चाहिए थी। तो उस पे अब ये है कि कहाँ $4 बिलियन, कहाँ $300 मिलियन पे रुकावट हो गई है। और मैं समझता हूँ कि इसके अलावा और एरियर्स भी हैं जो कि पाकिस्तान को वाजिब हैं, लेकिन अमेरिका ने अभी तक रोके हुए हैं या बंद कर दिए हैं। लेकिन शुजा साहब, जब हम ये कहते हैं कि पाक अमेरिका ताल्लुकात बद से बदतर होते जा रहे हैं, तो फिर ये कैसे हुआ, क्यों बदतरीन हो गए, फैक्टर्स क्या है इसके पीछे? बहुत बड़ी कंफ्यूजन है वाशिंगटन में कि अफगानिस्तान की जंग से कैसे इनखला किया जाए। सदर ट्रंप के आने के बाद पहली तो उम्मीद यही थी कि वो बहुत जल्द अफगानिस्तान से इनखला करेंगे, लेकिन उनकी वजारत दिफा ने और ख़ास तौर पे सेक्रेटरी मैटिस ने उनको आमादा किया कि कुछ फोर्सेस और भेज दें और हम किसी तरह से तालिबान को बातचीत पर आमादा करें, उनको बातचीत में शामिल कर लें। लेकिन उस बातचीत के होने के लिए पाकिस्तान की बहुत अशद ज़रूरत थी अमेरिका को, और पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हो रहे थे और किसी ने कोशिश नहीं की कि किस तरह इनको बेहतर किया जाए। उसके अलावा अमेरिका के भारत के साथ ताल्लुकात बहुत बढ़ रहे थे, लेकिन आप ये देखिए कि 5 तारीख को जो पाकिस्तान में मीटिंग होगी सेक्रेटरी पॉम्पेओ और जनरल डनफर्ड की, उसके बाद 6 तारीख को 2+2 बातचीत दिल्ली में होगी, जिसमें कि सेक्रेटरी मैटिस भी शामिल होंगे। और वो भी बात अब खटाई में पड़ गई है, इसलिए कि कल भारत ने ये ऐलान किया, ऐलान तो नहीं किया लेकिन खबर निकाली टाइम्स ऑफ इंडिया के थ्रू कि भारत रूस के साथ तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए का S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है। और ये बावजूद इसके कि अमेरिका ने उन्हें मना किया है और कहा है कि अमेरिका की सैंक्शंस के तहत वो ऐसी कार्रवाई ना करे। अच्छा शुजा साहब, जरा एक समझाइएगा, ये जो फॉर्मूला बन रहा है, अभी ईरानी सफीर पाक है, रूस से ताल्लुकात पाकिस्तान के बढ़ रहे हैं, उधर इंडिया भी ट्रेड करना चाह रहा है, चाइना से ताल्लुकात, तुर्की से ताल्लुकात पहले ही बेहतरीन है। ये जो ग्रुपिंग और ये जो ब्लॉक बन रहा है, अमेरिका में कैसे देखा जा रहा है इसको, और इस पर अमेरिका के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या? अमेरिका के काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं चीन के साथ दोस्ती के, और ईरान के साथ अमेरिका की अपनी खटाई है। तो वो जाहिर है कि पाकिस्तान जब इन दोनों ममालिक के साथ दोस्ती करेगा तो अमेरिका को बात पसंद नहीं आएगी। बल्कि अमेरिका ने भारत को भी बंद कर दिया है कि वो
ईरान से तेल बरामद ना करे। ठीक है। तो इसलिए कि सैंक्शंस आयद होते हैं फिर भारत पे अगर वो ईरान का तेल अक्टूबर के बाद खरीदेंगे। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसे फैसले करे जो कि उस खित्ते में, क्योंकि पाकिस्तान ने उस खित्ते में रहना है, कि उस खित्ते में पाकिस्तान ने रहकर अपने पड़ोसी ममालिक जिसमें कि भारत भी शामिल है, चीन है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है और फिर अब रूस भी है जो करीबी ममालिक में से है, सबके साथ ताल्लुकात रखने और पुरानी ताल्लुकात है पाकिस्तान और अमेरिका के। बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका के साथ बातचीत रहे, लेकिन नाजायज़ जो डिमांड्स हैं अमेरिका की उन पे पाकिस्तान को बहुत ज़रूरी है कि वो ना करे। और वो पुरानी जो एग्रीमेंट्स थी 2001 से लेके 2012 तक कुछ 5-6 मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स जो अमेरिका ने पाकिस्तान से दस्तखत करवाए, वो उनको फिर नज़रसानी करके उनको उनमें तरमीम लाए या उनको रद्द करें। राइट। शुजा साहब, अभी माइक पॉम्पियो पाकिस्तान आ रहे हैं, सेक्रेटरी मेट्स भी। इनकी आमद से पहले ये मुतज़ाद खबरें भी हैं कि IMF को कहा गया है कि पाकिस्तान को कर्जे ना दिए जाएं अमेरिका की तरफ से, और अब जो CSF के मद में जो अमरीकी इमदाद है, ये रकम है, उसका बंद किया जाना, क्या ये किसी हिकमत अमली का शाखसाना है, कोई स्ट्रेटजी है ये आने वाले दिनों में? जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन अभी तक IMF को चिट्ठी नहीं गई, इसलिए कि पाकिस्तान ने IMF को अप्रोच ही नहीं किया अभी तक। ठीक है। पाकिस्तान का हक बनता है IMF की मेंबरशिप की वजह से कि पाकिस्तान इमदाद तलब करे और फिर तमाम IMF की मेंबरशिप एग्जीक्यूटिव बोर्ड में डिस्कस करेगी। उसमें अगर अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात हैं या अमेरिका ने उसकी मुखालफत करनी है तो वो कर सकते हैं, लेकिन कई दफ़ा पहले भी हो चुका है कि अमेरिका के मुखालफत के बावजूद IMF ने एक मुल्क को या कई मुल्कों को इमदाद दी है और ये हक बनता है तमाम मेंबर मुल्कों का। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नवाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राय देने के लिए। तो ये सूरत हाल बन रही है पाक अमेरिका रिलेशनशिप की। तो अभी ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी की, जिसका सबसे बड़ा फैक्टर एनर्जी सेक्टर होता है, और एनर्जी सेक्टर में बनने वाला जो सर्कुलर डेट है वो 11 खरब से तजावुज़ कर गया है, 1.1 ट्रिलियन तक चला गया है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। पाकिस्तान में बढ़ती हुई लोड शेडिंग ने अवाम का जीना महाल कर दिया, और इसकी बड़ी वजह पाकिस्तान में जो एनर्जी है, पाकिस्तान में जो एनर्जी के सेक्टर है, तवानाई का जो शोबा है, उसमें गर्दशी कर्जे हैं। हम बार बार बात करते हैं सर्कुलर डेट बढ़ गया है, गर्दशी कर्जे इतने बढ़ गए हैं। मैं ज़रा सबसे पहले आपको समझाता हूँ कि ये गर्दशी कर्जे हैं क्या, होते क्या हैं, फिर आपको इसके बारे में खबर बताते हैं। तवानाई के शोबे में जो गर्दशी कर्जे, इससे मतलब ये होता है कि जितनी मालियत की बिजली पैदा करके फ़रोख्त हो रही है उतनी मालियत की वसूली नहीं हो रही है। और पाकिस्तान में जो बिजली की चोरी है, फिर उसमें बिजली की जो तरसील का पुराना सिस्टम है यानी ट्रांसमिशन सिस्टम है, और फिर जो बोसीदा निसाम है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की जो नाकिस कारकर्दगी है, उसके ऊपर भी हमने एक प्रोग्राम करना है। बड़ी ज़बरदस्त स्टोरीज उसमें निकल रही है। ये वो वजूहात है जिनकी वजह से बिजली पैदा करने की जो लागत है वो पूरी नहीं हो रही है। और पाकिस्तान में ज़्यादातर बिजली निजी शोबे के पावर प्लांट्स पैदा कर रहे हैं, जैसे हुकूमत खरीदती है और आइस्को, लेस्को और के इलेक्ट्रिक समेत मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के जरिए सार्फिन को फराहम करती है। जब ये कंपनियां सार्फिन से बिल वसूल नहीं कर पाती तो हुकूमत के पावर प्लांट को रकम अदायगी मुश्किल हो जाती है और सर्कुलर डेट बन जाता है और गर्दशी कर्जे बढ़ जाते हैं। ये गर्दशी कर्जा बनता है। अब पावर प्लांट्स को रकम नहीं मिलती तो फिर वो PSO समेत दीगर फर्नेस दरामद करने वाली जो कंपनियां हैं उनको अदायगी नहीं कर पाती, और फिर ऑयल कंपनियों के पास रकम नहीं होती, वो बैरून ममालिक से तेल नहीं खरीद पाती। इस तरह ये कर्जा एक से दूसरी और दूसरे से तीसरी फरीक में घूमता है, और बिजली की लागत और बिजली के बिलों में होने वाली आमदन कम हो तो फिर वो फर्क कोई ना कोई तो पूरा करेगा। और ऐसे में हुकूमत अक्सर औकात सरकारी खजाने से ये रकम पावर प्लांट को अदा करने के लिए कमर्शियल बैंकों से कर्जे लेती है। ऐसे बनते हैं गर्दशी कर्जे, और इस कर्जों की मद में हम आते जाते हैं, और ये अभी भी सिस्टम चल रहे हैं। अब आपको बताते हैं इस वक्त सिर्फ पावर सेक्टर में गर्दशी कर्जे क्या है। पाकिस्तान में जो तवानाई का शोबा है, सिर्फ एनर्जी सेक्टर जो है, इसमें गर्दशी कर्जों का जो हजम है, जरा गौर से सुनिएगा, 11 खरब रुपए से तजावुज कर गए। ये कर्जे हैं जो मैंने आपको रीजंस बताई उसकी वजह से बने हुए हैं।
हुकूमत ने गर्दिशी कर्जों की वजूहात का तयन करने के लिए और इस मसले का हल तजवीज़ करने के लिए कमेटी बनाई है। वज़ीर ख़जाना असद उमर इसकी सरबराही में इक़्तिसादी राब्ती कमेटी के इजलास में वज़ारत तवानाई ने गर्दिशी कर्जे के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी है। और लेकिन जो हुकाम ने बताया वो ये है कि 31 जुलाई तक गर्दिशी कर्जों का हजम 596 अरब रुपए तक पहुंच गया है और सिर्फ जुलाई के महीने में सर्कुलर डेट 30 अरब रुपए का इजाफा हुआ है सिर्फ एक महीने के अंदर। ईसीसी को बताया गया है कि इससे पहले 582 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे बैंकों से कर्ज लेकर अदा किए गए हैं और वो कर्जे जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि हमारे सर पर कब कर्जे हैं, वो इसी की वजह से उसका एक और ये भी एक सेक्टर है, और भी सेक्टर्स हैं, उनमें से एक सेक्टर ये है। इस तरह मजमूई तौर पर 11 खरब 88 अरब रुपए मालियत के गर्दिशी कर्जे काबिले अदायगी हैं जो हमने देने हैं, और वो मुसलसल जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल लॉसेज हैं उसकी वजह से बढ़ते जा रहे हैं। जो ईसीसी है उसने गर्दिशी कर्जों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है और उनकी गर्दिशी कर्जे बढ़ने की वजूहात पर गौर किया गया है। कमेटी ने कर्जों की मालियत बढ़ने की 5 से 6 वजूहात का तयन किया है। सब कुछ अपनी जगह पर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि ये गर्दिशी कर्जे खत्म कैसे होंगे, क्योंकि जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो ट्रांसमिशन सिस्टम इंतहाई बोसीदा है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो लॉसेज हैं, जिनमें लाइन लॉसेस भी हैं, अब वो टेक्निकल हैं, ये नॉन टेक्निकल है, जिसके ऊपर हमने कई बार प्रोग्राम करके आपको बताया कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल लॉसेस क्या होते हैं, ये ख़त्म नहीं हो रहे हैं और इसी की वजह से ये गर्दिशी कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ बैलेंस कर सकती है गवर्नमेंट, क्योंकि पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम तो चेंज करना पाकिस्तान का बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना गिरदो निवाह का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने